हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ नीलेश। आज हम लोग क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के पार्ट नंबर 2 वीडियो को देखेंगे। यदि इससे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 1 वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और पार्ट 1 वीडियो को देखें। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा इस चैप्टर के लिए वो और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, आइए देखते हैं। द वेरियस स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड बाई अ फार्मर टू राइज अ क्रॉप सक्सेसफुली आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बोल रहा एक फार्मर के द्वारा जो भी कदम उठाए जाते हैं ताकि उसका जो फसल है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो, पैदावार जो क्रॉप्स का हो वो बहुत बढ़िया हो, उसी को हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं। देयर आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस विच आर यूज्ड एंड दीज आर एज फॉलोज। बोल रहा है कि बहुत अलग अलग तरह का प्रैक्टिसेस होता है, यूज़ किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। आइए देखते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन करना, तैयार करना सॉइल को, क्रॉप लगाने से पहले सॉइल को तैयार करना। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, जो बीज हम लोग लगाएंगे उसका सिलेक्शन। फिर है सोइंग ऑफ सीड्स, सीड को कैसे बोएंगे उसके बारे में। मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजिंग, खाद क्या डालेंगे, कैसे डालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडिंग, जो अनवांटेड प्लांट सूख जाते हैं उसका हम लोग कैसे निदान करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इरिगेशन, सिंचाई। सिंचाई मीन्स पौधों को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो वाटर हम लोग कैसे करेंगे, क्या मेथड होता है वाटर देने का प्लांट्स को, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन, हम लोग क्रॉप का कैसे प्रोटेक्शन करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, उसका कटाई कैसे होगा, जो क्रॉप होगा उसका कटाई कैसे होगा और किस तरह से हम लोग मेन क्रॉप को उसके साइड प्रोडक्ट से अलग करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टोरेज, उसका भंडार हम लोग कैसे करेंगे, कैसे उस क्रॉप्स के जो ग्रेन्स होगा उसको हम लोग कैसे रखेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल कैपेबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बोल रहा है वैसा प्रोसेस जो कि सॉइल को कैपेबल बनाता है, ताकि जो प्लांट्स का नीड है, जो प्लांट्स का आवश्यकता है उसके लिए सॉइल को जो कैपेबल बनाता है, सक्षम बनाता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के नाम से जानते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्लोइंग एंड लेवलिंग, इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो प्लोइंग शामिल होता है और लेवलिंग शामिल होता है। देखते हैं प्लोइंग क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला जो है प्लोइंग, तो ये जो टर्म है वो प्लो से बना हुआ है, प्लो। अब प्लो मीन्स होता है क्या, हल या जुताई करने वाला टूल है ना, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो जुताई करने वाला उपकरण इसको कह सकते हैं, उपकरण। तो हल से क्या निकला है, जोतने वाला, हल को कहते हैं जोतने वाला, और प्लोइंग मीन्स जुताई करना। तो क्या होता है जुताई करना, तो वैसा प्रोसेस जिसमें से हम लोग सॉइल का क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं, ढीला करते हैं और उसको पलटते हैं, उसी को हम लोग प्लोइंग के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज टिलिंग, इसी को हम लोग टिलिंग के नाम से भी जानते हैं। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग प्लो और कल्टिवेटर। ये जो प्लोइंग है वो किससे हम लोग कर सकते हैं, तो प्लो से, हल से या फिर कल्टिवेटर से। फॉर अ स्मॉलर फील्ड्स प्लो अटैच्ड विथ एनिमल्स इज़ यूज्ड। बोला छोटा छोटा फील्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लो को एनिमल के साथ अटैच कर देते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं,
खेत जोतने के लिए। और दूसरा तरीका जो होता है वो बड़ा फील्ड के लिए क्या करते हैं, प्लो को हम लोग, हल को हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर के साथ अटैच कर देते हैं और फिर इसका हम लोग यूज़ कर देते हैं। द वेस्ट पॉइंट ऑफ द प्लो पेनिट्रेट्स द सॉइल, टर्न्स एंड ब्रेक्स इट टू मेक इट लूज। बोला जो वेस्ट पॉइंट होता है हल का, वो क्या करता है, सॉइल के अंदर जा कर के मिट्टी को क्या करता है, टर्न करता है, पलट देता है और उसको ढीला कर देता है, और जो मिट्टी होता है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है। देखिए वेस्ट पॉइंट इसको कहते हैं। और ये क्या होता है, ज़मीन के अंदर, समझिए ये ज़मीन है, तो ज़मीन के अंदर जा कर के देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बैल को बांधा जाता है और यहाँ पे फार्मर होते हैं। फार्मर पकड़ के इसको जब चलाते हैं तो क्या होता है, इस पर जब प्रेशर लगता है तो ये मिट्टी के अंदर जाता है, और जब मिट्टी के अंदर जाता है तो ये क्या करेगा, मिट्टी जो यहाँ का लेयर बना रहेगा उसको ऊपर कर देगा और उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। जो बड़ा बड़ा ड्राई सॉइल जो होगा उसको तोड़ देगा मडी क्रम्प में। ठीक है। नेक्स्ट, प्लोइंग ब्रेक्स द ड्राई सॉइल इनटू लार्ज मड क्रम्प्स। बोल रहा जो प्लोइंग होता है, जुताई जो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, जो ड्राई सॉइल होता है, सूख जाता है जो मिट्टी, उसको क्या करता है, मड क्रम्प्स में बड़ा मिट्टी का टुकड़ा में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है, नमी रहता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। प्लोइंग का क्या एडवांटेज है, जुताई का, अब कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो उसका क्या देखते हैं, एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है प्लोइंग करने से, अगर प्लोइंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए देखते हैं एडवांटेज क्या क्या है। इट हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स डीपली। ये क्या करता है, अगर हम लोग प्लोइंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हम लोग क्रॉप्स लगाएंगे तो उसका जो प्लांट्स होगा, तो प्लांट्स जो होगा उसका रूट अगर नीचे तक नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये सही से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है प्लोइंग, कि प्लांट्स का रूट्स को अंदर तक, मिट्टी के बहुत अंदर तक जाने में मदद करता है, जिससे कि प्लांट्स का मजबूती भी बना रहता है और उसको वाटर का कमी भी नहीं होता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स द एयर टू पास थ्रू द सॉइल टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये जो होता है प्लोइंग जो होता है वो हवा को आसानी से सॉइल में पास होने देता है, ताकि जो प्लांट्स के रूट्स हैं उसको ले सके। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स। देखिए जब भी कोई फील्ड होता है और उस पर हम लोग कोई फसल नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, उस पर घास उग जाता है, तो उस घास को, उस ग्रास को, वो तो क्या है, अनवांटेड प्लांट्स हम लोग के लिए, हम लोग का कोई काम का नहीं है। उसी को हम लोग वीड्स भी कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को। तो जब घास उग जाता है तो उसको हटाने के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, प्लोइंग का। क्योंकि अब तो एक एक करके उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो याद होगा आपको, पार्ट 1 में हम पढ़ाए थे, हो कुदारी जिसको कहे थे। तो कुदारी वगैरह का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हल को लगाते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी जो होता है वो ढीला हो जाता है, एयर जो होता है इजीली पास हो सकता है, और क्या हो सकता है, जो रूट्स का पेनिट्रेशन है प्लांट्स का वो भी ज़्यादा दूर तक होगा सॉइल के अंदर। तो ये बेनिफिट्स है प्लोइंग का। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ द सॉइल सो दैट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बी मेंटेन। बोल रहा है ये जो होता है प्लोइंग जो होता है वो सॉइल को मिक्स कर देता है, और मिक्स करने से क्या होता है, जो फर्टिलिटी होता है सॉइल का उसको मेंटेन करके रखता है। इट हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को ये नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है लेवलिंग। आफ्टर प्लोइंग सर्टेन लम्प्स आर लेफ्ट, देन लेवलिंग हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ बिग लम्प्स ऑफ सॉइल। बोल रहा है प्लोइंग के बाद, जुताई करने के बाद बहुत सारा मिट्टी का टुकड़ा जो होता है वो बच जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेवलर का इस्तेमाल करके या सॉइल प्लैंक का इस्तेमाल करके उस मिट्टी को प्लेन कर देते हैं, और बड़ा बड़ा जो लम्प्स रहता है उसको तोड़ देते हैं। इट कैन बी डन बाय अ लेवलर और अ प्लैंक, सॉइल प्लैंक। जो लेवलिंग होता है वो किससे करते हैं, तो लेवलर से या फिर सॉइल प्लैंक से। ये 2 तरह का लेवलर पाया जाता है इंडिया में। इसको क्या करते हैं कि
दो बैल के साथ हल अटैच रहता है। यहाँ पे क्या होता है, किसान रहता है, किसान पकड़े हुए रहते हैं और यहीं पे क्या लेवलर को बांध दिया जाता है, ठीक है। और लेवलर को जब बांध दिया जाता है और इसके ऊपर क्या होता है, आदमी जो किसान होता है वो चढ़ करके इसको चलाता है। इससे क्या होता है, जो जुताई हुआ तो उससे बहुत सारा मिट्टी बच जाता होगा, जो बड़ा बड़ा टुकड़ा का होगा। तो ये जब लेवलर उसके ऊपर चलता है तो ये जो बड़ा बड़ा लम्प्स होता है वो क्या होता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है और सेटल बैठ जाता है मिट्टी में। एडवांटेज ऑफ लेवलिंग क्या होता है, एडवांटेज ऑफ लेवलिंग इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रोटेक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है ताकि सॉइल इरोजन ना हो। मीन्स होता है ना कि हवा चलता है तो क्या होता है, बहुत सारा जो सॉइल होता है वो उड़ के चल जाता है, या बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है तो क्या होता है, मिट्टी जो होता है वो बहा के चल जाता है। तो सॉइल इरोजन से हम लोग को लेवलिंग बचाता है। So that the tilled soil is not blown off by wind or drained off with water। पानी से ना बहे और ना ही हवा से उड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं। वो क्या करता है, लेवलिंग जब करते हैं तो वो मिट्टी को प्लेन कर देता है, सेटल कर देता है ताकि सॉइल इरोजन ना हो। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर और फार्मिंग। बोल रहा है ये एग्रीकल्चरल या फार्मिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि अगर हम लोग सीड्स का सिलेक्शन सही से नहीं करेंगे तो सही से क्रॉप होगा क्या, और जब क्रॉप नहीं होगा तो हम लोग फिर उसका खेती करने से क्या बेनिफिट है। तो इसीलिए सिलेक्शन ऑफ सीड जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट अस सी सम पॉइंट्स दैट ऑन व्हाट बेसिस सीड्स कैन बी सिलेक्टेड। चलिए अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिसके आधार पर सीड्स को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो क्या होना, फर्स्ट नंबर पॉइंट है सीड्स शुड बी मैच्योर एंड हेल्दी। सीड्स का क्या होना चाहिए, पूरा परिपक्व होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का कोई भी जर्म्स इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़। इसमें किसी भी तरह का डिजीज़ नहीं होना चाहिए सीड में, और ये पूरी तरह से कीटाणु से रहित होना चाहिए। ओनली सर्टिफाइड क्वालिटी ऑफ सीड्स शुड बी यूज्ड। अच्छा क्वालिटी का, जो प्रमाणित क्वालिटी का सीड्स है उसी को हम लोग को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है सोइंग ऑफ सीड्स। अब जब हम लोग सीड का सिलेक्शन कर लिए तो क्या कहेंगे, अब सीड्स को ज़मीन में बोएंगे, मिट्टी में बोएंगे। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन सॉइल इज कॉल्ड सोइंग ऑफ सीड्स। वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सीड्स को सॉइल के अंदर डालते हैं, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स। मेथड ऑफ सोइंग, मेथड ऑफ सोइंग क्या क्या होता है। तो मेथड ऑफ सोइंग, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइंग विच आर एज फॉलोज। बोल रहा सोइंग करने का बहुत सारा मेथड है, जिसमें से कुछ इस प्रकार से है। पहला ब्रॉडकास्टिंग, द मेथड ऑफ सोइंग इन विच सीड्स आर सोन डायरेक्टली बाय स्कैटरिंग इन सॉइल। बोल रहा है ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सीड्स को अपने हाथों से क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, मिट्टी पर छिड़क देते हैं। इससे क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट लेड टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स एंड देयर बाय रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड्स। बोल रहा है कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग हाथ से जब छीटेंगे बीज को तो क्या होता है, इक्वली डिवाइड नहीं होता है। जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा चल जाता है सीड्स और कहीं बहुत कम जाता है। इससे क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सीड्स का होता है, और इससे क्या होता है, जो क्रॉप का यील्ड्स होता है, जो पैदावार होता है क्रॉप का, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है, इन दिस मेथड एन आयरन फर्नेल इज प्लेस्ड एट द टॉप। इस मेथड में क्या होता है कि आयरन फर्नेल, एक आयरन फर्नेल लोहे क्या बोल रहा है, टॉप में लगाया जाता है, ऐसे करके हल के साथ लगा दिया जाता है ना, आयरन फर्नेल कीप। और इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके बीज को डालते जाते हैं, और जब बैल चलता है या फिर कोई एनिमल्स के साथ हल जब चलाते हैं तो उसी के साथ क्या करते हैं, यहाँ डालते जाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे जैसे एनिमल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये ज़मीन में जाते चला जाएगा। इससे क्या होगा कि इक्वली
इक्वल अमाउंट में सॉइल में सीड्स जाएगा और जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़िया होगा। प्लस द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट इट सेव्स टाइम एंड सीड्स आर सोन एट राइट डेप्थ। बोल रहा है इसका एडवांटेज और क्या होगा, तो एडवांटेज ये है कि ये हम लोग का टाइम को बचाता है और सीड जो होता है वो अच्छी गहराई में जा कर के मिट्टी के अंदर अच्छी गहराई में जा कर के उगता है। इससे जो क्रॉप्स होता है उसका पैदावार भी बढ़िया होता है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन। इन दिस मेथड सीड्स आर ग्रोन फर्स्ट इन नर्सरीज एंड देन अलाउड टू ग्रो इनटू टीनी प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग्स आर ट्रांसफर्ड टू द मेन क्रॉप फील्ड। बोल रहा है इस मेथड में क्या होता है कि जो सीड्स होता है उसको हम लोग पहले नर्सरी में लगाते हैं और फिर उसको जब वो टीनी प्लांट्स हो जाता है जिसको हम लोग सीडलिंग बोलते हैं, टीनी प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडलिंग। तो जब वो टीनी प्लांट्स हो जाता है, छोटा छोटा पौधा हो जाता है, तब उसको फिर हम लोग मेन क्रॉप फील्ड में जिसमें हम लोग हल चलाए हैं वहाँ पे जा कर के लगाते हैं। और इस तरह से हम लोग किस किस में करते हैं, तो जब धान लगाते हैं तब हम लोग पहले क्या करते हैं, बीज लाते हैं और बीज लगा करके पहले उसका नर्सरी में तैयार करते हैं और नर्सरी में तैयार करने के बाद जब वो छोटा छोटा हो जाता है उसके बाद हम लोग जा कर के मेन फील्ड में जा कर के उसको लगाते हैं। इस तरह से पेडी का हो गया, धान का हो गया, टमाटो का हो गया और ब्रिंजल का भी इसी तरह से लगाते हैं। नेक्स्ट है सिंपली द ट्रांसफ़र एंड रिप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी इनटू द मेन क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन को सिंपली तौर पे अगर हम लोग कहें तो उसका डिफिनेशन क्या होगा, बोल रहा है ट्रांसफ़र एंड रिप्लांटेशन। जो सीडलिंग होता है उसका ट्रांसफर्ड कहाँ से, तो नर्सरी से मेन क्रॉप फील्ड तक उसका ट्रांसफ़र होता है। नर्सरी में हम लोग क्या किए, सीड को लगाए, वहाँ जब टीनी हो प्लांट्स हो गया तो हम लोग कहाँ भेज दिए उसको, मेन क्रॉप फील्ड, तो ट्रांसफ़र हुआ और रिप्लांटेशन हुआ। तो रिप्लांटेशन और ट्रांसफ़र सीडलिंग का कहाँ से कहाँ तक, तो नर्सरी से मेन क्रॉप फील्ड तक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट it increases crop yield, seedlings are selected to grow further। बोल रहा है इसका एडवांटेज क्या है कि जब हम लोग बीज को क्या करते हैं, नर्सरी में जब लगाते हैं, नर्सरी में जब लगाते हैं तो क्या होता है, जब तो ये जो बढ़िया से उगता है, जो सीड बढ़िया से टीनी प्लांट्स को राइज करता है, उसी सीडलिंग्स या टीनी प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, मेन क्रॉप फील्ड में लेके जाते हैं और लेके वहाँ पे लगाते हैं। इससे क्या होता है, जो बढ़िया प्लांट होता है उसी को लगाते हैं और जो बेकार हो जाता है, जो बढ़िया से नहीं उग पाता, उसको छांट करके अलग कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग का जो क्रॉप होता है वो बहुत बढ़िया उसका पैदावार होता है और हेल्दी होता है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग सोइंग एंड ट्रांसप्लांटेशन। बोल रहा है क्या क्या हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए सोइंग करते टाइम या ट्रांसप्लांटेशन करते टाइम, बोने टाइम या ट्रांसप्लांटेशन करते टाइम। देखते हैं, सीड्स एंड सीडलिंग्स मस्ट नॉट बी प्लेस्ड टू क्लोज टू वन अनदर। बोल रहा सीड और सीडलिंग जो होता है उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, बहुत क्लोज में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ लगा है फिर यहीं लगा दिए और फिर यहीं लगा दिए, तो क्या होगा, इससे जब इतना नज़दीक लगाएंगे तो क्या होगा, इसको सही से ना तो सनलाइट मिल पाएगा, ना ही इसको वाटर मिल पाएगा और ना ही हम इसको कोई तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो प्लांट्स है, सीड्स है और सीडलिंग जो है वो उनको न्यूट्रिएंट ना मिलने से क्या हो जाएगा, ये अनहेल्दी हो जाएंगे और अनहेल्दी हो जाएंगे तो फिर क्रॉप का जो इल्डेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सीड्स एंड सीडलिंग्स शुड नॉट बी टू फार अपार्ट बिकॉज इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ फील्ड स्पेस रिजल्टिंग इनटू लेस यील्ड। बोल रहा है पहले तो हम लोग सीखें कि सीड्स को बहुत नज़दीक नहीं लगाना चाहिए। अब क्या हो बोल रहा है कि सीड जो होता है या सीडलिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ लगा है फिर 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 यहाँ लगा, तो इतना दूर दूर लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो मेरा स्पेस है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा ना। और इतना ज़मीन हम फिर लाएंगे नहीं, ज़मीन तो सीमित है। अब इतना दूर में लगाएंगे तो हम लोग क्या होगा, इतना ज़मीन वेस्ट में जाएगा और इतना ज़मीन वेस्ट में जाएगा तो क्या होगा, जो
जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो सही से होगा क्या? नहीं होगा, बहुत कम होगा। बहुत कम होगा तो फिर जो हम लोग का पैसा खर्च हुआ वो भी, हम लोग का जो मेहनत लगा वो भी सही से नहीं निकल पाएगा। फिर एग्रीकल्चरिंग करने का हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत नज़दीक लगा दिए या बहुत दूर लगा दिए, इक्वल मीन्स ऐसा स्पेस में लगाना है, इतना दूर लगाना है या इतना नज़दीक लगाना है जिससे कि उसको कोई भी न्यूट्रिएंट्स का कमी ना हो। द सीड्स शुड बी सॉन एट अ प्रॉपर डेप्थ इन द ग्राउंड। बोल रहा जो सीड्स होता है उसको प्रॉपर डेप्थ में जाके लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई है सॉइल है, ये समझिए सॉइल का लेयर है, तो कोई है कि यहीं लगा दिए हैं कोई सीड को, है ना, कोई सीड को यहीं लगा दिए हैं, कोई सीड को यहाँ लगा दिए हैं एकदम बोरिंग करवा के। तो ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करना है कि सबको इक्वल डेप्थ में देना है, सबको बराबर बराबर डेप्थ में देना है, और बढ़िया डेप्थ में जहाँ पे उसको एयर भी मिल सके अच्छा से, सनलाइट भी मिल सके और वाटर भी मिल सके। तो ऐसा राइट डेप्थ पे हम लोग को देना होगा जिससे कि सीड और सीडलिंग्स क्या हो सके, ग्रो कर सके। और जब ये ग्रो करेगा तो हम लोग का प्रोडक्शन क्रॉप का जो होगा वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजिंग। मैन्योरिंग मीन्स खाद डालना, है ना। तो इन दिस मेथड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द soil so that the fertility of soil increases and then further the crop yields increases। क्या बोल रहा है कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में ऐड करते हैं, मिलाते हैं, ताकि जो सॉइल का फर्टिलिटी है, जो उपजाऊता है सॉइल का, वो इंक्रीज़ हो। और इससे जब ये इंक्रीज़ करेगा, सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, जो क्रॉप का पैदावार है वो भी इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल क्या होता है, द सॉइल विच हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ सीड्स इज कॉल्ड फर्टाइल सीड्स। बोल रहा फर्टाइल सीड क्या सॉइल क्या होता है, तो वैसा सॉइल जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, ताकि जो सीड्स है उसका ग्रोथ क्या हो, बहुत बढ़िया हो। उसी को हम लोग फर्टाइल सॉइल्स के नाम से जानते हैं, फर्टाइल सॉइल, है ना। तो वैसा सॉइल जिसमें जो सीड्स का ग्रोथ है उसके लिए सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है, उसी को हम लोग फर्टाइल सॉइल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, द टॉप सॉइल हैज़ अ डार्क लेयर मेड ऑफ ह्यूमस। जो सॉइल का टॉप लेयर होता है और डार्क होता है, वहाँ क्या होता है, ह्यूमस प्रेजेंस होता है। ह्यूमस क्या होता है, तो डेड डिकेइंग मैटर से बना ऑर्गेनिक चीज़ होता है, जो कि सॉइल का फर्टिलिटी, जो सॉइल का क्रॉप प्रोडक्शन का जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ करता है ना। दिस लेयर इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये जो लेयर होता है, ह्यूमस का लेयर जो होता है वह न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पाया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, विच आर इसेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। और ये सब जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम जो होते हैं वो प्लांट का ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल और बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट है मैन्योर्स। दिस आर द ऑर्गेनिक substances that are obtained by the decomposition of plants and animals waste like dung। बोल रहा ये सब क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो कि एनिमल का वेस्ट और प्लांट का वेस्ट के डिकम्पोजिशन मीन्स सड़ने गलने से बनता है। जैसे कि गाय का गोबर हो गया, प्लांट्स का पार्ट, जैसे कि कोई प्लांट्स का ब्रांच टूट गया है, तो ये सब चीज़ के सड़ने करने से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है उसी को हम लोग मैन्योर के नाम से जानते हैं। फार्मर्स एड मैन्योर्स एज सच और कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू कंपोस्ट। फार्मर क्या करते हैं, मैन्योर को डालते हैं, लेकिन मैन्योर बनने से पहले क्या करते हैं, इसको कंपोस्ट बनाते हैं। मैन्योर बनाने से पहले इसका कंपोस्ट बनाते हैं, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है उसका कंपोस्ट में बनाते हैं। तो देखते हैं कंपोस्ट कैसे हम लोग बना सकते हैं। टू मेक कंपोस्ट ऑल एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज आर इवनली स्प्रेड इन अ पिट डग इन द ग्राउंड। बोल रहा है ज़मीन में एक गड्ढा करके क्या करना है,
समझिए, ये ज़मीन है, ज़मीन में गड्ढा करके क्या करना है, प्लांट का वेस्ट जो है, एनिमल का वेस्ट जो है उसको डाल देना है इस गड्ढे में। द पिट इज़ देन कवर्ड विथ मड, और जो पिट होगा, जो गड्ढा होगा, उसको क्या करना है, डालने के बाद इसको अच्छा से ढक देना है। ठीक, किससे ढकना, तो मड से, मिट्टी वगैरह से और लीफ से, ताकि इसमें कोई भी एयर ना जा सके और ना ही इसमें सनलाइट जा सके। Microbes ferment and decompose these wastes and convert them into simpler materials which serve as excellent nutrients for the plants। अब माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं ये सब वेस्ट को, और उसको सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स के प्लांट्स को क्या करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होता है, तो फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और क्या होता है, केमिकल कंपाउंड का मिक्सचर होता है, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसी को हम लोग फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो सिंपली हम लोग समझ सकते हैं, जो केमिकली सब्सटेंस होता है, केमिकली सब्सटेंस जो होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम पाया जाता है, उसी को हम लोग फर्टिलाइज़र कहेंगे। क्लियर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो NAP नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर। मैन्यूर और फर्टिलाइज़र के बीच का डिफरेंस। तो मैन्यूर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फर्टिलाइज़र क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्यूर का जो एक्शन होता है वो स्लो होता है, सॉइल में जब हम लोग डालते हैं तो वो तुरंत से काम करना स्टार्ट नहीं करता है, टाइम लेता है। लेकिन फर्टिलाइज़र क्या होता है, अपना काम तुरंत स्टार्ट कर देता है। इट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल। जो मैन्यूर होता है वो क्या करता है, सॉइल में ह्यूमस को बढ़ाता है, और ह्यूमस बढ़ेगा तो फर्टिलिटी अपने आप बढ़ेगा। और ये जो होता है वो ह्यूमस को ऐड नहीं करता, फर्टिलाइज़र ह्यूमस को ऐड नहीं करता, बल्कि ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। इट हैज़ इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, ह्यूमस को ऐड नहीं करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड प्लांट। मैन्यूर जो होता है उसको स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होता है वो इजी टू स्टोर होता है और ट्रांसपोर्ट इजी से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो मैन्यूर होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है ना, और जो फर्टिलाइज़र होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। मीन्स इसका मैन्यूर क्या होता है, प्रकृति के साथ घुल मिल जाता है, और ये प्रकृति के साथ नहीं घुल मिलता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। ये जो मैन्यूर होता है उसको कहाँ हम लोग तैयार करते हैं, फील्ड्स में तैयार करते हैं। और क्या होता है कि फर्टिलाइज़र जो होता है उसको हम लोग कहाँ तैयार करते हैं, तो लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। और इस तरह से हम लोग का पार्ट 2 वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, स्टडी विथ नीलेश चैनल को सब्सक्राइब, स्टडी विथ नीलेश, और इस तरह के वीडियो पाते रहें। थैंक यू।